हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम युगंत कुमार है और आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक पावरफुल कंट्री बनना चाहता है तो डिफेंस सेक्टर में कैसे आगे बढ़ सकता है। आज का टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ग्रो कर रहा है और डिफेंस सेक्टर इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप देखोगे जो भी हमारे एक पड़ोसी देश हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें चाहे चाइना की बात करें, इन देशों को जो बहुत एग्रेसिव हैं इनको कंट्रोल करने के लिए भारत को अपना डिफेंस सेक्टर बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसी के तहत आप देखोगे पहली बार ऐसा एक काम होने जा रहा है जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि आप दिख रहा होगा आपको कि जो राफेल है, राफेल फाइटर जेट का जो बॉडी है वो पहली बार भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, इससे भारत को क्या फायदा होगा। ठीक है, दूसरे देश इससे चिंतित क्यों है, पाकिस्तान इससे परेशान कैसे हो सकता है, यूएसए इससे परेशान कैसे हो सकता है, ये सब बातें जानेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा राफेल फाइटर जेट बॉडी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इंडिया में राफेल का जो बॉडी है वो बनने जा रहा है एक तरीके से। तो देखेंगे तो देखो ये न्यूज में आपको दिख रहा होगा कि अब भारत में बनेगी राफेल की बॉडी। हैदराबाद में प्लांट लगाएगी टाटा एडवांस सिस्टम। तो टाटा एडवांस सिस्टम एक कंपनी है जो डिफेंस में एक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। जितने भी जो वेपन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के वो ये बनाने में काम करती है। ऐसी डिफेंस में आप देखोगे प्राइवेट कंपनीज भी हमारी बहुत सी हैं, आप देखोगे हमारी गवर्नमेंट कंपनीज भी बहुत सी, आपने सुना होगा बहुत सी कंपनी है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी आपने सुना होगा, और भी कंपनीज हैं जो काम करती हैं। ठीक है, सोलर एडवांस भी आपने सुना होगा, डिफरेंट कंपनीज। जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट में भी आपने देखा होगा कि इस कंपनी की शेयर मार्केट में बहुत पैसा मान लो उनका रेट ज्यादा हो रहा है। ऐसी बहुत सी कंपनी, जैसे आपने देखा होगा शिप बिल्डर्स कंपनी देखी होंगी। तो इंडिया में बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है या सरकारी कंपनी है जो एक तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि राफेल का जो फ्यूजलेज मैन्युफैक्चरिंग है, तो राफेल फाइटर जेट बनाने वाली जो फ्रेंच कंपनी है वो कौन सी है, दसा एविएशन। तो दसा एविएशन ने बोला कि हैदराबाद में हम अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रांस से बाहर, कभी भी फ्रांस से बाहर इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। जो हमारा राफेल जेट है उसका कभी भी बाहर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है। पहली बार इसकी जो बॉडी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भारत में बनेगी। तो ये इस कंपनी, जो कंपनी इसको बनाती है, राफेल को जो बनाती है, उस कंपनी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, दसा एविएशन है। तो इसने बोला कि हम हैदराबाद में प्लांट लगाएंगे और किसके साथ लगाएंगे, भारत की जो कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम के साथ हम मिलकर काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ब्रह्मोस का नाम सुना होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल हम रूस के साथ मिलकर बना रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हम ब्रह्मोस किसके साथ बना रहे हैं, हम लखनऊ में रूस के साथ। ऐसे ही हम राफेल बनाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया, आपने देखा होगा मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। तो मेक इन इंडिया को एक नई दिशा भी मिलेगी, हम सेल्फ रिलायंट भी बनेंगे डिफेंस सेक्टर में। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि भारत में बनेगी राफेल की बॉडी और इससे क्या होगा, एक तरीके से हम डिफेंस सेक्टर में एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, हम आगे ये भी देखेंगे कि इससे जिन देशों पर हम डिपेंडेंट हैं, जैसे हम यूएसए पर हम बहुत से हम इंपोर्ट करते थे, तो यूएसए सोचेगा कि इंडिया आने वाले टाइम में ये ग्रो करेगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में मुझसे हथियार नहीं खरीदेगा। तो जिन पर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है उनको एक तरीके से अजीब भी लगेगा। वो सोचेंगे, हर कोई चाहता है कि हमारे देश का ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, हर कोई चाहता है कि हम पर डिपेंडेंट रहे। कितना जो हमारी जियोपॉलिटिक्स होती है ना, वो किस पर डिपेंड होती है, बेनिफिट्स पर। हमें लगता है कि हमारा भारत देश से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो हम चलो इससे अच्छे रिलेशन बनाते हैं। जब लगेगा कि नहीं हमारे ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है तो लोग खुद ही अपने डिफरेंट पॉलिसीज लाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखोगे कि मेक इन इंडिया, भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा था। अब राफेल बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन, उन्होंने बोला कि हैदराबाद में हम प्लांट लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, टाटा एडवांस सिस्टम के साथ लगाएंगे। तो इन्होंने देखोगे कि जो हम उसका बॉडी बनाएंगे, तो बॉडी जो होता है उसको हम एविएशन की भाषा में फ्यूजलेज बोलते हैं। फ्यूजलेज, तो कहने का मतलब हम फ्यूजलेज बनाएंगे। फ्यूजलेज क्या होता है कि कोई भी जो फाइटर जेट है उसकी जो बॉडी होती है, क्योंकि आप देखोगे जब भी हम बहुत स्पीड से कोई फाइटर जेट उड़ता है तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके जो कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, उसी को हम फ्यूजलेज बोलते। तो भारत में
जो राफेल है उसका हम बॉडी बनाएंगे, एक तरीके से फ्यूजलेज बनाएंगे। आगे देखेंगे इससे और क्या फायदा होंगे, तो आप देखोगे हर महीने हम राफेल की 2 बॉडी बनाएंगे। कहने का मतलब हर महीने, मतलब साल पर लगभग 24 राफेल की बॉडी बनेंगे। अब क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो यहां से बॉडी बन रही होगी, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर हो रहा होगा उसको हम एक तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों में। तो इससे क्या होगा, भारत को एक तरीके से जॉब्स भी क्रिएट होंगी, भारत एक पावरफुल कंट्री भी बन सकता है। रीजन क्या है, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारा क्या होगा, हमारे पास रिजर्व्स भी बढ़ेंगे, हमारे पास एक तरीके से हमारी एक ग्लोबल हमारी पहचान भी बनेगी कि नहीं, इंडिया भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की मजबूत पहल होगी। तो टाटा एडवांस सिस्टम की जो क्षमता है, एक तरीके से हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वो एक यहाँ पर काम करेगी, तो हमारी एक ग्लोबल पहचान भी होगी, और एक तरीके से जो विश्व के देश हैं उनकी एक तरीके से ट्रस्ट भी जनरेट होगा कि नहीं, भारत के अंदर काबिलियत है और भारत बहुत बड़ा कर सकता है आने वाले टाइम में। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, राफेल बॉडी की जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, तो जो हमारा इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया को एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिलेगा। आपने देखा होगा मोदी जी के कुछ बहुत बड़े बिग टारगेट है, आपने देखा होगा कि हमको विकसित देश बनना है, कब तक, 2047 तक। तो जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा तो हम 2047 तक एक विकसित देश बनने में ये मैन्युफैक्चरिंग हेल्प कर सकता है। आपने देखा होगा प्राइमरी सेक्टर हमारा अच्छा नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर इतना अच्छा नहीं कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे ही आप देखोगे नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसने भी सजेशन दिया था, ये सजेशन दिया था कि हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो अभी लगभग 26% है, इसको लगभग 30 से 35% लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमको प्राइमरी सेक्टर में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 50% पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, उसको शिफ्ट करके हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेके आना पड़ेगा। चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ भी हो, चाहे वो फुटलूज इंडस्ट्री हो, समझ गए, चाहे वो हमारी बात करें, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री हो, जो भी है, चाहे वो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री हो, तो हमको एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में हमें अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारा वर्कफोर्स है, उसको हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चाइना में आप देखोगे 14% जनसंख्या ही एग्रीकल्चर में काम करती है, मैक्सिमम जनसंख्या उनकी एक तरीके से टर्शियरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही है। इसलिए हमको मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, और ये हमारी सरकार को अब समझ में भी आ गया कि हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे जो इनिशिएटिव हैं, ऐसे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, चाहे वो फ्रांस से हो रहा है, चाहे वो रूस से हो रहा है, चाहे वो यूएसए से हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देख लेते हैं, क्या हमको लगता है कि जो हमारा भारत देश है वो धीरे धीरे पावरफुल तो हो रहा है, क्या हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हब बन रहे हैं, ये थोड़ा हम जानेंगे। तो आप देखोगे कि 2014 में जब पहली बार हमने एक्सपोर्ट, मतलब एक तरीके से ओवरऑल जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो 686 करोड़ का किया था, किसमें, डिफेंस सेक्टर में 686 करोड़ का। लेकिन आज हम 10 साल बाद देखें, 2014 से लेके आज हम 2024 का डेटा देखें, 2024 में यही डेटा 23,000 करोड़ के आसपास हमने एक्सपोर्ट किया। कहां 686 करोड़ और कहां 23,000 करोड़। कहने का मतलब इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा रहा है और डिफेंस सेक्टर में भी ग्रो कर रहा है। हमने ब्रह्मोस बेचा, फिलीपींस को बेचा, हमने ब्रह्मोस और भी देशों को बेचा, और भी देखोगे हम शिप बना के बेच रहे हैं। तो इंडिया धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ग्रो कर रहा है, थोड़ा हम देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि विश्व में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। कभी कभी आपके अंदर लगता होगा कि सर ये बताइए कि विश्व में सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट कौन करता है, ये भी देखेंगे। और विश्व में सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट कौन करता है, जो हथियार सबसे ज्यादा कौन खरीदता है, ये सब बातें जानेंगे आगे, ठीक है। तो आप देखो यहां पर रक्षा निर्यात में 10 साल में 34 गुना हमारी बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखोगे कि 2024-25 में हमने 23,622 करोड़ का हमने रुपए का निर्यात किया है, हमने जो हथियार बेचे हैं। और ये भी आप देखोगे कि ये 2013-14 में कितना था, केवल 686 करोड़ था। तो आप देखोगे, एक बार डेटा देखा जाए कि हमने 2014 में कितना किया, 2014 में केवल 686 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया। और भाई हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 की हम बात करते हैं, वहां 23,000 करोड़ के आसपास हमने एक तरीके से हमने एक्सपोर्ट किया। तो आप देखोगे ये लगभग देख सकते हो कि 10x होता है, मतलब ज्यादा होता है, 10x से कई गुना होके निकल रहा है। आप देखोगे कहां 686 करोड़ और कहां देखोगे 23,000 करोड़।
तो आप देखोगे ज्यादा हमने ग्रोथ किया, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है और यही हमारा एक्सपोर्ट 2029 का टारगेट है। 2029 तक हमको जो एक्सपोर्ट लेके जाना है ये 50,000 करोड़ को लेके जाना है। कितना लेके जाना है? 50,000 करोड़ को हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ये हमारा टारगेट है। अब हम कहां कहां एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे ऐसे कौन से देश हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा हम म्यांमार को कर रहे हैं 31%। हमारे जो हथियार खरीद रहा है, जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो म्यांमार को सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इसके बाद देखोगे श्रीलंका को 19%, इसके बाद मॉरिशस को 12%, सेचेल्स को 9%, नेपाल को लगभग 6%, आर्मेनिया को लगभग 5%। इसलिए आर्मेनिया हमारा बहुत क्लोज टाइज है इससे। मालदीव को 4.3%, इक्वाडोर को 3.9%, वियतनाम को 4.3%। तो आप देखोगे, और सबसे ज्यादा हम क्या बेच रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 61% हम सिप बेच रहे हैं। तो 61% हम सिप बना के बेच रहे हैं। हमारा जो रेवेन्यू है वो 61% रेवेन्यू हमारा सिप से आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखोगे 20% हमारा एयरक्राफ्ट से रेवेन्यू आ रहा है, 14% हमारे सेंसर्स, हम हाई टेक्नोलॉजी वाले सेंसर्स बना रहे हैं, 14% हमारा रेवेन्यू यहां से आ रहा है। और देखोगे 14% हमारा आर्मर्ड व्हीकल्स के द्वारा आ रहा है, 1.1 हमारे आर्टिलरी से आ रहा है और 0.9 हमारा मिसाइल से। अभी हम मिसाइल्स को कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ब्रह्मोस का आप देखना, जब लोगों को ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं इंडिया भी बहुत पावरफुल कंट्री है, इंडिया में भी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो रही है, हमारे हथियार एक तरीके से रिलायबल हैं। अभी देखो पाकिस्तान से जो हमारी एक तरीके से झड़प हुई थी उसमें हमने लोकल अपने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को यूज किया था, हमने लोकल डिफेंस को यूज किया था। आपने देखा होगा भार्गव अस्त्र भी हमने बनाया है, समझ गए। और भी हमने जो लोकल इंडिजीनियस वेपन्स बनाए, उनको अब जो विश्व है वो देख रहा है कि इंडिया की भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, रिलायबल है। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है, कि जो भी विश्व के हथियार है, जो भी मार्केट है पूरे विश्व का, उसमें इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा यूक्रेन करता है 8.8%। मान लेते हैं 100 रुपए का बिजनेस होता है, 100 रुपए के हमने हथियार बेचे गए, तो 100 रुपए में लगभग 8.8 रुपए का भाई साहब यूक्रेन करता है। दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। हमने चाहे बेशक एक्सपोर्ट किया हो, हमने निर्यात किया हो, लेकिन अभी भी हम इंपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर आते हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। हम अभी भी डिपेंडेंट हैं दूसरों के हथियारों पर, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो। हम अभी भी 8.3% पूरे विश्व का हम भाई साहब हथियार खरीदते हैं। कतर भाई साहब 6.8 खरीदता है, सऊदी अरेबिया 6.8 खरीदता है, पाकिस्तान 4.6। तो हम दूसरे नंबर पर आते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सपोर्टर्स कौन है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, एक तरीके से हथियार कौन बेचता है। तो आप देखोगे 43%, मतलब 100 रुपए का आप कोई हथियार बेच रहा है पूरे विश्व में, तो 100 रुपए में से 23 रुपए का जो हथियार बेच रहा है वो यूएसए बेच रहा है। तो पहले नंबर पर यूएसए आ रहा है, दूसरे नंबर पर फ्रांस 9.6 के साथ, रूस 7.8 के साथ और चाइना 5.9 के साथ, जर्मनी 5.6 के साथ। मतलब यहां तो इंडिया का दिख ही नहीं रहा है, आसपास ही नहीं हम। तो आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में हम ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल डिफेंस सेक्टर की बात करें, उसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट इतना नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जरूर हम यहां पर एक हिस्सा होगा। लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये हमें हथियार बनाने की क्या जरूरत है। तो देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम इथिकली सोचें कि हथियार ये पूरे समाज के लिए खराब है, पूरे विश्व के लिए खराब है, लेकिन हमें अपने आप का अपना अस्तित्व बचा के रखना है तो हमको मजबूत होना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि हम ठीक है, हम एक तरीके से नॉन वायलेंस को एक तरीके से समझ सकते हो कि नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि हमको मजबूत पावरफुल होने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि आपके जो पड़ोसी देश है वो बहुत अग्रेसिव है, यदि हमने थोड़ा भी वीकनेस रख ली तो ये हम पर कभी भी डोमिनेंस हो सकते हैं। तो कभी कभी लगता है कि आपको एक इथिकल पथ भी अपनाना है और साथ साथ अपने आप को मजबूत भी करना है, इसलिए हमको डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। तो आशा करते होंगे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें कैसा लगता है, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है। आप मुझसे डेली पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मैं सुबह 8 AM
8 AM पर मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं जो आपको यूपीएससी के काम आता है, यूपीपीसीएस में भी, और एक अच्छे तरीके से आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।